हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट की, जो कि पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट दिए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो हम कर रहे हैं सीरीज, उसमें बात कर रहे हैं हम आर्टिकल 19 के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 1, सब क्लॉज डी, सब क्लॉज ई एंड क्लॉज 5 के बारे में। जो सब क्लॉज डी और सब क्लॉज ई है, ये दो तरह के राइट देती है। जो क्लॉज डी है वो कहती है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मींस एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के प्रत्येक नागरिक के पास ये राइट है कि वह भारत की टेरिटरी में कहीं भी फ्रीली अपना मूव कर सके, अपना जा सके। और उसके बाद जो सब क्लॉज ई प्रोवाइड करती है वो राइट टू रेजिडेंस। राइट टू रेजिडेंस में सिटीजन के पास राइट है, प्रत्येक सिटीजन के पास ये राइट है, वो किसी भी स्टेट में जाके, किसी भी प्लेस पे जाके अपना रह सकता है, वहां पे सेटल हो सकता है। किसी के ऊपर किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट जैसे कि दूसरे फंडामेंटल राइट हैं जिसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट बाय मेकिंग अ लेजिस्लेशन, तो उसी तरह ये राइट भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इसके ऊपर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, वो स्टेट इंपोज कर सकती है। तो आगे चल के हम बात करेंगे जो लैंडमार्क जजमेंट है, वेरियस जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, और साथ में बात करेंगे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कौन सी हैं और क्या वो रीजनेबल हैं या नहीं है, ये डिसाइड कोर्ट कैसे करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो वीडियो लेक्चर है आर्टिकल 19 सब क्लॉज डी और ई के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लॉज डी के बारे में। तो क्लॉज डी कहती है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। जो उसकी बेयर लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कहती है कि टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कि टेरिटरी डिफाइन की गई है आर्टिकल 1 में ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि हम ऑलरेडी हम उसके ऊपर कौन कौन सी टेरिटरी आती है उसके ऊपर हमारी ऑलरेडी एक वीडियो है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी के बाहर नहीं। जो टेरिटरी आर्टिकल 1 में डिफाइन की गई है वही टेरिटरी के आप मूवमेंट का, फ्री मूवमेंट का राइट है। फ्री मूवमेंट का राइट इसीलिए दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्योंकि सो दैट कि ये एक नेशन है, ये एक वन यूनिट है। तो ये यूनिट के जो फीलिंग है लोगों के मन में, क्योंकि ये यूनिट बना है यूनियन ऑफ स्टेट से, तो अलग अलग स्टेट इसमें यूनियन है, तो हर स्टेट का अपना अलग कल्चर है, अपने लैंग्वेजेस बैरियर हैं, तो अपने रिलीजियस फेथ हैं, बिलीफ हैं। तो कल को कोई भी स्टेट किसी भी नागरिक के ऊपर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन ना लगाए कि वह एक स्टेट से जाके दूसरी स्टेट में रह सकता है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन किसी भी नागरिक के ऊपर ना हो। बट वो ऐसी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन स्टेट क्लॉज 5 के अंतर्गत वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो लगा सकती है। तो जो क्लॉज 5 के अंदर है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कौन सी है, तो क्लॉज 5 के अंदर हम देखेंगे कि जैसे कि हमने अदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन देखी हैं, तो अलग अलग क्लॉज में अलग अलग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अलग अलग सब क्लॉज के साथ दी गई हैं। तो क्लॉज 5 में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो है इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। अगर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन है कि वह जनरल पब्लिक के हित में है, तो वैसी रिस्ट्रिक्शन है स्टेट बाय लॉ इंपोज कर सकती है। तो ऐसा कोई अगर लॉ बनाती है तो वो इनवैलिड नहीं होगा। तो जो सेकंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो अगर कोई शेड्यूल्ड ट्राइब है तो उसकी जो कस्टम है, उसकी जो प्रिवेलिंग कस्टम है उस इलाके की, उसको लेके अगर कोई रेजिडेंस वहां पे करना चाहता है बट उनकी कस्टम ऐसा लॉ नहीं करती है, तो ये अगर ऐसा कोई लॉ है तो उसके लिए वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की डेफिनेशन में आएगा। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की डेफिनेशन में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तय करना कोर्ट का काम है। तो बेसिकली जो क्लॉज 1 है 90 क्लॉज 1, सब क्लॉज ई और क्लॉज डी है, ये कंप्लीमेंट्री क्लॉज है, एक दूसरे की पूर्ण है। 19 क्लॉज डी एंड क्लॉज ई, ये दोनों इकट्ठी आती हैं।
कोई भी अगर सुप्रीम कोर्ट है वो कोई केस इंटरप्रेट करती है, किसी चीज में ऑब्जर्वेशन देती है, तो वो अगर क्लॉज डी में ऑब्जर्वेशन दे रही है तो वही केस लॉ है जो वो ऑब्जर्वेशन है वो सब क्लॉज ई में भी आएंगे, क्योंकि ये राइट है, ये राइट आपस में कनेक्टेड है, दोनों राइट है। अगर कोई फ्रीली मूव कर रहा है तो वो कहीं पे जाके रह सकता है, सेटल हो सकता है, तो ये राइट आपस में बिल्कुल ही एक दूसरे के पूरक है। अगर एक राइट है तो दूसरा भी राइट उसके साथ रहेगा। तो जैसे कि हमने पहले बात की कि टेरिटरी आर्टिकल 1 में टेरिटरी डिफाइन है, आर्टिकल 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो टेरिटरी को डिफाइन करता है। तो कहां पे जा सकता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस, कहां है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो टेरिटरी के बाहर ये राइट एप्लीकेबल नहीं है, इसकी एप्लीकेशन की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। तो ये जो राइट है ये दिया गया था विद यूनिटी, विद ये माइंडसेट के साथ दिया गया कि एक देश एक है, तो यहाँ के लोग कहीं पे भी जाके रह सकते हैं, उनको किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी बैरियर की, किसी और तरह की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इन राइट के साथ हम जो बात करेंगे वो है प्रोविजन ऑफ एक्सटॉर्नमेंट। प्रोविजन ऑफ एक्सटर्नमेंट, तो जो प्रोविजन ऑफ एक्सटर्नमेंट है, ये प्रोविजन एक्सटर्नमेंट क्या होती है कि पुलिस एक्ट में या कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्ट है, अगर उसमें ऐसी भी प्रोविजन है कि कोई जो हैप्चुअल ऑफेंडर है, जिससे उस लोकेलिटी के लोगों को या वहां की पुलिस को लगता है कि ये हैप्चुअल ऑफेंडर है, ये कोई भी डेंजरस कॉज कर सकता है, कोई हार्म सोसाइटी को, लोकेलिटी को कर सकता है, तो उसको एक्सटर्नमेंट के तहत ऑर्डर दे सकते हैं। एक्सटर्नमेंट मींस उसको बाहर निकाल सकते हैं उस टेरिटरी के अगेंस्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट डिसाइड हुई थी वो थी गुरबचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये गुरबचन सिंह स्टेट ऑफ बॉम्बे का जो केस डिसाइड हुआ था वो 1952 AIR में रिपोर्ट हुआ था। तो इस केस में क्या था, इस केस में था सेक्शन 27 ऑफ सिटी ऑफ बॉम्बे पुलिस एक्ट 1902, ये चैलेंज किया गया था। सेक्शन 27 ऑफ सिटी ऑफ बॉम्बे पुलिस एक्ट 1902, इस एक्ट की जो सेक्शन 27 है उसको चैलेंज किया गया था। क्यों? क्योंकि सेक्शन 27 पुलिस कमिश्नर को ये पावर देती थी कि अगर उसे लगता है कि कुछ क्लासेस ऑफ पर्सन या कैटेगरी ऑफ पर्सन है जिसमें कि हैप्चुअल ऑफेंडर आएंगे या कोई कन्विक्टेड है, वो सर्टेन ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड हैं, वो लोग अगर उनको ऐसा लगता है कि ये लोकेलिटी के लिए खतरा है उस लोकेलिटी के, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस था, वो इन राइटिंग उसको ऑर्डर दे सकता था, इन राइटिंग उसको रीजन दे के उसके ऊपर जो एलिगेशन लोकेलिटी के द्वारा लगाए गए थे या रीजनेबल उसके ऊपर जो सस्पिशियस था उसको एलिगेशन को उसके ऊपर राइटिंग में उसको देते हुए उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उससे सुनवाई करने के बाद उसको ये ऑर्डर दे सकते थे कि वह ग्रेटर बॉम्बे या उसके बाहर कहीं या बॉम्बे के अंदर ही उस ग्रेटर बॉम्बे के बाहर या अपनी स्टेट कहीं भी स्टेट के बाहर वो रह सकता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2 ईयर। तो ये इसमें प्रोविजन को चैलेंज किया गया था। तो कोर्ट ने इस प्रोविजन में ये सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोविजन को वैलिड डिक्लेयर किया था। वैलिड प्रोविजन वैलिड क्यों किया गया था? क्योंकि कोर्ट ने यहां पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को 2 कैटेगरी में किया। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में क्या है, एक तो रिस्ट्रिक्शन है वो सब्सटेंशियल है। देखना क्या है, अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कोर्ट देख रही है तो उसको देखना क्या है, सब्सटेंशियल रिस्ट्रिक्शन, सब्सटेंशियल लॉ क्या है, और उसके बाद जो प्रोसीजरल है, प्रोसीजरल रिस्ट्रिक्शन क्या है, प्रोसीजरल लॉ क्या है।
तो इस केस में क्योंकि सब्सटेंटिव क्या था कि वो जो पीरियड था वो 2 ईयर पीरियड था, वो टेम्परेरी 2 ईयर पीरियड था। इट मींस कि 2 साल के बाद वो वापस आ सकता था। अगर 2 साल के बाद वो वापस नहीं भी आता, तो अगर उसे वो पहले लगता है तो वो पुलिस कमिश्नर की परमिशन के साथ 2 साल से पहले वो वापस अपनी लोकेलिटी में आ सकता था। तो ये सब्सटेंटिव रिस्ट्रिक्शन थी, वो रीजनेबल थी। तो उसके बाद जो प्रोसीजरल रिस्ट्रिक्शन थी, प्रोसीजरल रिस्ट्रिक्शन में क्या था कि उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती थी जब उसको नोटिस इशू करने के लिए, उसके ऊपर राइटिंग में उसके ऊपर एलिगेशन उसको दिए जाते थे, उसके बाद उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाती थी, उसको अपना रिप्लाई फाइल करके वो अपना एलिगेशन के ऊपर अपॉर्चुनिटी देने के बाद ही उसको जो एक्सटर्नमेंट का ऑर्डर है वो इशू किया जाता था। तो इसी को कंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये रीजनेबल है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो बिल्कुल ही रीजनेबल है, तो इस लॉ को इनवैलिड नहीं कहा जा सकता। तो इस केस को जो बॉम्बे पुलिस एक्ट था, सिटी ऑफ बॉम्बे पुलिस एक्ट, बॉम्बे पुलिस एक्ट 1902 था, ये सेक्शन था 27। इसको बाद में जब नया एक्ट आया तो वो एक्ट था बॉम्बे पुलिस एक्ट, सेक्शन था 56 एंड 57, बॉम्बे पुलिस एक्ट बॉम्बे पुलिस एक्ट 1951। तो जो प्रोविजन सेक्शन 27 में थी वो प्रोविजन आ गई 56, 57 बॉम्बे पुलिस एक्ट में। तो जो बॉम्बे पुलिस एक्ट के तहत उसको भी चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर के द्वारा इन द केस ऑफ हरिखेमू गावली वर्सेस कमिश्नर ऑफ डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बॉम्बे। ये केस डिसाइड हुआ 1956 में। तो इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि जो सेक्शन 56 एंड 57 है वो वैलिड है। क्यों? क्योंकि जो उसकी रिस्ट्रिक्शन है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, इन द इंटरेस्ट है वो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दी गई है। तो सेक्शन 56 में क्या था? रिमूवल ऑफ पर्सन अबाउट टू कमिट द ऑफेंस। तो सेक्शन 50 का था अबाउट टू कमिट ऑफेंस। जो लोग को ये सस्पिशियस था पुलिस को भी वो कमिट कर सकते हैं ऑफेंस, उनको रिमूव करना। तो सेक्शन 56 में था कन्विक्टेड ऑफ सर्टेन ऑफेंस। अगर कुछ लोग किसी ऑफेंस में कन्विक्टेड हैं तो उनको इस एक्ट के तहत एक्सटर्नमेंट का जो ऑर्डर है वो पुलिस कमिश्नर द्वारा दिया जा सकता है। बट इन दोनों ही एक्ट में जो एक्सटर्नमेंट की जो प्रोविजन है उनको कॉन्स्टिट्यूटली वैलिड डिक्लेयर किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बट इनके उल्टा एक स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस भरत सिंह केस, भरत सिंह के केस में जो कि डिसाइड हुआ था 1967 को। इस केस में जो चैलेंज किया गया था वो था सेक्शन 3 क्लॉज 1 और सब क्लॉज बी। वो था एमपी पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट, एमपी पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट। इसकी प्रोविजन को चैलेंज किया गया था। तो इसमें भी एक्सटर्नमेंट की सेम ही कंडीशन थी, बट इसमें क्या था कि इसको इनवैलिड डिक्लेयर किया गया इस सेक्शन को। किस ग्राउंड पे? क्योंकि वह प्रोसीजरल रिस्ट्रिक्शन थी वो रीजनेबल नहीं थी। प्रोसीजरल जो रिस्ट्रिक्शन थी वो रीजनेबल नहीं थी, अनरीजनेबल थी। रीजनेबल क्यों नहीं थी? क्योंकि इस एक्ट के अनुसार जो
अक्यूज्ड है, जिसको सस्पिशियस अक्यूज्ड है, अलेज्ड अक्यूज्ड है, उसको राइट ऑफ बीइंग हर्ड, उसको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी कि वह अपना पक्ष को पेश कर सके, अपना रिप्लाई है वो फाइल कर सके। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस जो सेक्शन 3 को है वो एमपी पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट है उसको इनवैलिड डिक्लेयर किया था। तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस ये है, अभी अगर एक्सटर्नमेंट की जो कंडीशन है वो रीजनेबल है इन द एस्पेक्ट ऑफ प्रोसीजरल एस्पेक्ट और सब्सटेंशियल एस्पेक्ट, दोनों तरह से वो रीजनेबल है तो वो वैलिड है। अगर वो प्रोसीजरल तौर पे या सब्सटेंशियल तौर पे रीजनेबल नहीं है, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो जो एक्ट है, जो प्रोविजन है वो इनवैलिड हो जाएगी। तो उसके बाद हम बात करेंगे रोड ब्लॉकेज की। रोड ब्लॉकेज, रोड को ब्लॉक करना फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का जो राइट है उसमें रिस्ट्रिक्शन है। अगर कोई रोड को ब्लॉक करता है, लोगों का फ्री मूवमेंट वहां से नहीं हो पाता, तो ये राइट की वायलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, पार्टी ऑफ इंडिया एम वर्सेस भरत कुमार, (1998) में सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि जो रोड ब्लॉकेड है वो इंडिविजुअल के राइट में उसकी हरासमेंट है, तो ये पब्लिक की हरासमेंट के साथ साथ ये इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा डैमेज करता है। तो ये राइट है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन है, तो रोड ब्लॉकेड वो नहीं किया जा सकता। तो आगे बात करेंगे हम राइट ऑफ रेजिडेंस की। राइट ऑफ रेजिडेंस, जो राइट ऑफ रेजिडेंट है वो दिया गया है सब क्लॉज ई में। तो प्रत्येक नागरिक के पास ये राइट है, क्योंकि वो इंडिया में रह रहा है, वो किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में फ्रीली मूव हो सकता है, वहां पे जाके अपना ट्रेड, प्रोफेशन, जॉब कुछ भी कर सकता है, वहां पे सेटल हो सकता है, वहां अपना घर ले सकता है। तो ये जो फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस की डेफिनेशन में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस कौशल्या, (1964) में, इस केस में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन थी, वो थी जो एक्ट था स्टेट गवर्नमेंट का, यूपी सप्रेशन ऑफ मॉरल ट्रैफिकिंग इन वुमेन एंड गर्ल्स 1956। इस एक्ट के तहत जो प्रोस्टिट्यूट थी उसको एक उसके रेजिडेंस उसको एक्सटर्न करने के लिए उसको ऑर्डर किया गया कि वह अपना रेजिडेंस है वो छोड़ के कहीं और चली जाए। तो उसको चैलेंज किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि जो प्रोस्टिट्यूशन के जो इफेक्ट हैं, उस बैड इफेक्ट हैं, उसको हार्मफुल इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए स्टेट के पास इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा जा सकता। तो इस केस के बाद जो अभी जो दूसरी केस की हम बात करेंगे वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट का, जिसका नाम है धन बहादुर मंत्री वर्सेस स्टेट ऑफ असम। ये केस डिसाइड हुआ था 1953 में। इस केस में था कि जो पिटिशनर है उसको जो गारो हिल्स हैं वहां से उसको निकालने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने, पुलिस ने एक ऑर्डर जारी किया, तो उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया था। तो कोर्ट ने, असम हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो उनकी कस्टम है, गारो हिल्स के लोगों की जो कस्टम है, नेटिव विलेज है उनका, उनकी जो कस्टम के अनुसार कोई भी नेपाली या फॉरेनर है वो डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर के बिना उनके इलाके में, उनके गांव में नहीं रह सकता। तो ये एक रीजनेबल स्ट्रिक्शन है, सो दैट की जो उनकी प्रिवेलिंग कस्टम है जो कई सालों से चली आ रही है, तो उस कस्टम को बरकरार रखा जाए। तो इसके लिए ये जो उनके राइट्स हैं वो वायलेट नहीं होने चाहिए। तो ये एक रीजनेबल स्ट्रिक्शन है, तो जो ऑर्डर है वो क्वेश नहीं किया जा सकता। तो ये हमारी जो बात थी वो थी फंडामेंटल राइट टू रेजिडेंस एंड राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मोर वीडियो